हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही आवश्यक हो सके तो इसे कॉपी में नोट करते चलिएगा और याद करते चलिएगा। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है ओम का नियम। और आप सभी जानते हैं कि ओम का नियम प्रश्न जो है कितना बार पूछा गया है और कितना इम्पोर्टेंट है। ओम का नियम क्या बताता है? तो ओम का नियम बताता है कि किसी चालक का ताप स्थिर रखा जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती। चलिए, इसका फॉर्मूला याद करते चलिएगा। भी मतलब क्या होता है? विभवांतर होता है। भी मतलब क्या होता है? विभवांतर होता है। उसके बाद आई मतलब धारा होता है और आर मतलब क्या होता है? प्रतिरोध होता है। इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा। अब है विद्युत शक्ति क्या है और इसके सूत्र लिखिए। तो विद्युत शक्ति उस दर को कहते हैं जिस दर से विद्युत ऊर्जा का उपयोग या उपभोग करती है। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? तो विद्युत शक्ति उस दर को कहते हैं जिस दर से विद्युत ऊर्जा का उपयोग या उसका उपभोग किया जाता है। विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत का एसआई मात्रक वाट होता है। यदि किसी परिपथ में भी विभवांतर और आई धारा हो तो पावर बराबर क्या हो जाता है? विभवांतर इंटू धारा, यानी कि P बराबर V इंटू आई हो जाता है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए, जूल का ऊष्मा नियम समझाइए। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे जूल का ऊष्मा नियम कहते हैं। यानी कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें क्या होता है? हीट होता है ना, ऊष्मा उत्पन्न होती है ना, तो उसे जूल का ऊष्मा नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा जो होती है धारा के वर्ग के क्या होती है? समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है और समय के क्या होती है? समानुपाती होती है। चलिए, इसका फॉर्मूला नीचे दिया गया है। इस सभी का फॉर्मूला याद करते हुए चलिएगा। अब है चुंबकीय फलकस क्या है? चुंबकीय फलकस क्या है? तो किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फलकस कहते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं को क्या कहते हैं हम लोग? चुंबकीय फलकस कहते हैं। चलिए, रेखाओं की कुल संख्या को हम लोग चुंबकीय फलकस कहते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इसका जो पॉइंट है जितना भी इसको नोट करते चलिएगा। चुंबकीय फलकस किसे कहते हैं? तो इसे किस चीज़ से दर्शाया जाता है? इसका एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय फलकस क्षेत्र की तीव्रता को, चुंबकीय फलकस जो है किसकी? तो क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। विद्युत जनित्र में इसका क्या होता है? इसका विशेष महत्व होता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम क्या बताता है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको कॉपी में नोट करना एकदम अति आवश्यक है। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम विद्युत मोटर की दिशा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लेमिंग का जो बायां हाथ नियम है वो किसको? तो विद्युत मोटर की दिशा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये लिखते चलिएगा। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की पहली अंगुली और अंगूठा और मध्यम के परस्पर लंबवत फैलाएं। पहली उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यम धारा की दिशा, और मध्यम वाली जो होती है वो धारा की दिशा, और अंगूठा जो होता है वो चालक की गति की दिशा बताती है। यानी तीनों उंगली हमारी क्या क्या बताती है? तो पहली उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। किसकी दिशा बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मध्यम वाला है वो धारा की दिशा बताती है, और अंगूठा जो है हमारा चालक की गति और दिशा बताता है। चलिए, इस नियम को हम यह नियम जो है मोटर के सिद्धांत को समझाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस क्या है? इसके उपयोग लिखिए। तो उत्तल लेंस वह लेंस है जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। उत्तल लेंस क्या है? तो उत्तल लेंस वह लेंस है जो बीच में मोटा और किनारों पर क्या होता है? पतला होता है। जब इस लेंस पर समांतर प्रकाश किरणें गिरती हैं
तो वे अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, उत्तल लेंस क्या है? तो उत्तल लेंस जो होता है वह बीच में मोटा होता है और किनारों पर क्या होता है? पतला होता है। जब इस लेंस पर समांतर प्रकाश किरणें गिरती है तो वे अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए, उत्तल लेंस सामान्यतः पारदर्शी कांच या प्लास्टिक से बनाया जाता है। यह लेंस वस्तु की स्थिति के अनुसार वास्तविक या आभासी प्रकार की प्रतिमा बनाती है। यानी उत्तल लेंस जो है वास्तविक या आभासी दोनों, यानी कि हम कह सकते हैं वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बना सकता है। कौन? उत्तल लेंस। इसका मुख्य उपयोग किसमें किया जाता है? तो किसी भी इमेज को बड़ा करके देखने पर, जैसे कि हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स में दूरबीन आता था, तो दूरबीन है ना, चश्मे का उपयोग किया जाता है। आवर्धक शीशा मतलब होता है, आवर्धक शीशा कहने का अर्थ है किसी भी चीज़ को जूम करके देखने वाला यंत्र, यानी कि जैसे कि दूरबीन हो गया, कैमरा में उपयोग होता है। तो वे सभी चीज़ें जिससे हम किसी दूर की वस्तु को मतलब अत्यंत ही साफ और जूम करके देख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसमें प्रयोग किए गए कांच को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस को तो उत्तल लेंस कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, आवर्धन क्या है? आवर्धन क्या है? तो आवर्धन किसी लेंस या दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब के आकार की तुलना वस्तु के आकार से करता है। आवर्धन क्या करता है? किसी लेंस या दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब के आकार की तुलना वस्तु के आकार से करता है। आवर्धन बराबर क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिमा की ऊंचाई यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा हो जाता है क्या चीज़? वस्तु की ऊंचाई। इसे m से दर्शाया जाता है। आवर्धन को किससे दर्शाया जाता है? m से दर्शाया जाता है। यदि m बड़ा हो 1 से, यानी कि आपका आवर्धन जो है 1 से ज़्यादा हो, तो प्रतिमा यानी कि प्रतिबिंब इमेज जो है वो कैसी बनती है? बड़ी बनती है। और आवर्धन 1 से यदि छोटा हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा बनता है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रत्यावर्ती धारा क्या है? प्रत्यावर्ती धारा क्या है? वह विद्युत धारा जो समय पर अपनी दिशा बदलती रहती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। वह विद्युत धारा जो समय समय पर अपनी क्या बदलती रहती है? दिशा बदलती रहती है, वह प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। घरों में आने वाली विद्युत धारा क्या है? प्रत्यावर्ती धारा है, क्योंकि जानते हैं कि घर में हमेशा अलग अलग दिशाओं में तार बढ़ाया जाता है ना, इसकी दिशा बदलती रहती है, तो इसलिए ये क्या है? विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा है। भारत में इसकी आवृत्ति जो होती है 50 हर्ट्ज होती है। इसे AC भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका उपयोग विद्युत संचार में अधिक लाभकारी होता है। विद्युत फ्यूज का सिद्धांत को समझाइए। विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो कि आपके घरों में लगा होगा, जो विद्युत परिपथ को अधिक धारा से बचाता है। यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। जब परिपथ में धारा निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है तो फ्यूज तार में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। कम गलनांक होने के कारण फ्यूज का तार जो होता है उसमें क्या होता है? पिघल जाता है, परिपथ टूट जाता है, जिससे उपकरण क्या होते हैं? सुरक्षित रहते हैं। देखिएगा, फ्यूज के बीच में एक तार लगा होता है ना, तो जब मतलब अधिक वोल्टेज से मतलब बिजली आती है तो वो क्या होता है? पिघल जाती है, और जिसके कारण मतलब विद्युत का जो मार्ग जो है, रास्ता जो होता है, वो उस तार के माध्यम से होता है और वो टूट जाता है, जिससे मतलब बिजली का मार्ग अवरोधित होता है और वो किसी घटना को घटित होने से बचा सकती है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह ऊष्मा जूल के नियम के अनुसार होती है। जूल का नियम आप देख पा रहे हैं, H बराबर I स्क्वायर इंटू R इंटू T है। H मतलब क्या होता है? उत्पन्न ऊष्मा यानी कि गर्मी, हीट। I यानी हो गया धारा,
और आर मतलब हो गया प्रतिरोध और टी मतलब क्या हो जाएगा समय। अब है ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर एक विद्युत यंत्र है। ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर एक विद्युत यंत्र जो एसी के वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली और नरम लोहे का कोर होता है। कुंडली के चक्रों की संख्या के अनुसार वोल्टेज बढ़ता या घटता है। ट्रांसफार्मर केवल एसी धारा पर प्रवाहित करता है, कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो है केवल एसी धारा पर प्रवाहित करता है। स्टेप इसमें दो प्रकार, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज बढ़ाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज को क्या करता है, घटाता है। अब हम लोग आएंगे केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री के देखेंगे 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया, तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणों वाला पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणों वाला पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ रासायनिक गुण बदल जाते हैं। पदार्थ के रासायनिक गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है, जैसे मैग्नीशियम का जलना, लोहे में जंग लगना इत्यादि। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन, आयरन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, जंग बना रहे हैं, रस्ट बना रहे हैं, है ना। फॉर्मूला को भी याद कर लीजिएगा। ऑक्सीकरण और अपचयन को समझाइए। तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को खो देता है या ऑक्सीजन ग्रहण करता है। अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या ऑक्सीजन छोड़ता है। और ऑक्सीकरण क्या है, तो जिसमें पदार्थ जो है इलेक्ट्रॉन को खो देता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है। समझे कि नहीं, इलेक्ट्रॉन खो देता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। और अपचयन में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो होती है ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अम्ल क्या है और इसके गुण लिखिए। तो आप सभी को पता है कि अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, खट्टा होते हैं स्वाद से। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, H+ आयन। इसका स्वाद खट्टा होता है। ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अम्ल जो है धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जैसे कि आपका HCl कहाँ पाया जाता है, तो हमारे आमाशय में पाया जाता है, जो कि भोजन को गलाने में सहायता करता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्षार क्या है, उदाहरण सहित बताएं। तो क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल क्या करता है और लाल क्या कर दिए, अम्ल और क्षार ये दोनों याद रखिएगा। क्षार जो है नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, और ये जो है आपका नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार जो है आपका लाल लिटमस को नीला कर देता है। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। क्षार साबुन जैसा चिकना होता है ना। इसका फॉर्मूला जो है ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब है लवण।
लवण अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनने वाला यौगिक है। लवण जो है अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से बनने वाला क्या है, यौगिक है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। लवण स्वाद में खारे हो सकते हैं। कुछ लवण जल में घुलनशील होते हैं। कुछ लवण जो होते हैं वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। अगला है धातु के प्रमुख गुण लिखिए। तो धातु के प्रमुख गुण कौन कौन से होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है धातु जो होती है वो क्या होती है, चमकीली होती है। ये ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक भी होती है। धातुएं आघातवर्धक और तन्य होती है। अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। और उदाहरण के लिए जैसे कि हो गया आपका लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, धातु है। अब है मिश्र धातु क्या है, उदाहरण दीजिए। तो दो या दो से अधिक धातुएं या धातु अधातु के समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, मिश्र धातु। जब दो या दो से अधिक धातु या फिर धातु अधातु मिल जाते हैं तो उस समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु शुद्ध धातु से अधिक मजबूत होता है। मिश्र धातु जो होता है वो क्या होता है, शुद्ध धातु से अधिक मजबूत होता है। इसमें जंग कम लगती है। इसका उपयोग उद्योगों में होता है। उद्योग किसे कहते हैं, बिजनेस, व्यापार है ना, उसमें होता है। उदाहरण में पीतल, कांसा, स्टील। चलिए अगला प्रश्न है, संक्षारण क्या है। धातुओं का वायु, नमी या रसायनों के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होना या संक्षारण कहलाता है। धातुओं का जो है वायु कहने का अर्थ है हवा या फिर पानी वगैरह के संपर्क में आना क्या संपर्क में आकर इसके रसायन जो होते हैं, रसायन के संपर्क में आकर धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यही क्या कहलाते हैं, संक्षारण कहलाते हैं। धातु का वायु, नमी या रसायनों के संपर्क में आना, ये क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और यही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। लोहे में जंग लगने वाली जंग संक्षारण का उदाहरण है। संक्षारण से धातु क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है या यह आर्थिक नुकसान करता है। रंग गैल्वेनाइजेशन से इसे रोका जा सकता है। चलिए एथेनॉल के गुण और उसका उपयोग। एथेनॉल जो होता है रंगहीन तरल होता है। एथेनॉल क्या होता है, रंगहीन तरल होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है। यह जल में घुलनशील होता है। इसका उपयोग ईंधन, दवा और सैनिटाइजर में होता है। एथेनॉल की उपयोग किस में होती है, ईंधन में होता है, यानी कि जलावन में। जलावन कहने का अर्थ है जैसे कि पेट्रोल वगैरह में होता है, दवा में हो गया, सैनिटाइजर में होता है। यह नशे वाला पदार्थ है। एथेनॉल जो है वो क्या है, नशे वाला पदार्थ है। अगला है समजात श्रेणी क्या है। समजात श्रेणी क्या है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका रासायनिक गुण क्या हो, समान हो, उन्हें समजात श्रेणी कहते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके रासायनिक गुण समान हो उन्हें समजात श्रेणी कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र समान होता है। लगातार सदस्यों में -CH2 माइनस का अंतर होता है। भौतिक गुण धीरे धीरे बदलते हैं, जैसे कि मान लीजिए अल्केन श्रेणी। अब है हमारा प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग होता है। भोजन के रूप में पौधे ग्लूकोज बनाते हैं। ऑक्सीजन गैस उप उत्पाद के रूप में निकलती है। यह प्रक्रिया क्लोरोफिल की सहायता से होती है। देखिए पत्तों में जो होता है पहले से क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है और सूर्य की प्रकाश के मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल से पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। भूमि यानी जड़ों से, मतलब जड़ों की सहायता से वो जल लेते हैं। और क्या चीज़, तो सूर्य से उनको प्रकाश मिलता है। पत्ती में पहले से क्लोरोफिल मौजूद होता है और इस प्रक्रिया से टोटल मिल के क्या भोजन का निर्माण होता है, यानी कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज का निर्माण होता है। पौधे ऑक्सीजन को मतलब वायुमंडल में छोड़ते हैं जिससे हम लोग सांस ग्रहण कर पाते हैं और ग्लूकोज उनके जिस तरह से भोजन हमारे शरीर में मतलब हमारे लिए आवश्यक है, एनर्जी उत्पन्न करता है, उसी तरह ग्लूकोज पेड़ पौधे के शरीर में मतलब उन पेड़ पौधों की जड़ों में, टहनियों में क्या करता है, तो ऊर्जा उत्पाद करता है, ऊर्जा देता है।
है ना। इसका सूत्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है C6CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और जल मिलकर, मतलब ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के साथ क्या बनाते हैं, तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। अब है अगला, श्वसन क्या है। श्वसन क्या है, तो श्वसन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। श्वसन से प्राप्त ऊर्जा जीवों के सभी जीवन क्रियाओं के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। श्वसन दो प्रकार के होते हैं। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वायवीय श्वसन में किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। चलिए अब हम लोग जानेंगे मानव हृदय की संरचना को लिखिए। तो मानव हृदय में आप जैसा कि देख पा रहे हैं कितने कक्ष होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 2 हमारा क्या होता है, आलिंद होता है, और हमारा 2 क्या होता है, निलय होता है। समझे कि नहीं। दायां भाग अशुद्ध रक्त को क्या करता है, दायां भाग अशुद्ध रक्त और बायां भाग शुद्ध रक्त से संबंधित होता है। हृदय रक्त संचार का क्या है, मुख्य अंग है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा और इसके सभी पार्ट को, इस तरफ जो आपका है ये क्या है, बायां आलिंद है। कौन सा आलिंद है, बायां आलिंद, और ये जो है आपका दायां आलिंद है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से फिगर बना लीजिएगा और इन सभी का नाम लिख लीजिएगा क्योंकि यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब है रक्त के घटक लिखिए। रक्त के घटक लिखिए। तो रक्त 4 घटकों से मिलकर बना होता है। पहला आपका है लाल रक्त कण, ऑक्सीजन ले जाते हैं। लाल रक्त कण जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले जाते हैं। श्वेत रक्त कण जो है रोगों से रक्षा करते हैं। WBC जो है, वाइट ब्लड सेल जो है, रोगों से क्या करती है, रक्षा करती है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाते हैं। प्लाज्मा जो है पोषक तत्वों का परिवहन करता है, यानी RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ही रक्त के 4 घटक है। रक्त जो है इन्हीं चारों से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए अब है पाचन तंत्र। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं। इस डायग्राम को अपने घर पे आराम से कॉपी पे बना लीजिएगा और इन सभी का नाम लिख लीजिएगा, सभी अंगों का। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पाचन तंत्र क्या है, तो पाचन तंत्र भोजन को सरल पदार्थों में बदलने का कार्य करता है। यानी कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो जटिल पदार्थों में ग्रहण करते हैं, उनको छोटे छोटे अणुओं में विभक्त करना और उनसे पोषक तत्व ग्रहण करना ही पाचन तंत्र है। चलिए, भोजन को सरल पदार्थों में बदलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन मुंह से शुरू होता है। आमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होता है तथा छोटी आंत में ये क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। अवशेष बड़ी आंत से बाहर निकल जाते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये आपका जो बड़ा वाला रेड है वो क्या है, तो ये जो है आपका बड़ी आंत है। क्या है, ये वाला बड़ी आंत है। रुकिए कलर बदल देते हैं। ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ये वाला आपका क्या है, बड़ी आंत है, और ये छोटा वाला जो है वो सब क्या है, तो छोटी आंत है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका आमाशय यानी कि पेट है। पेट को हम लोग शरीर के अंदर से क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। बाहर से ऊपरी सतह को हम क्या कहते हैं, पेट कहते हैं। ये जो है आपकी ग्रसनी नली है ना, जिसके सहायता से भोजन मुंह में पाचन की क्रिया करता है। यहाँ पे लार के द्वारा भोजन को गीला और नरम किया जाता है और दांतों के द्वारा कुचला जाता है, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। उसके बाद इसी नली से भोजन सीधे कहाँ आती है, आमाशय में आती है। कहाँ आती है, तो भोजन सीधे आमाशय में आती है और फिर यहाँ भोजन को मतलब और भी छोटे छोटे अणुओं में विभक्त करके इसको छोटी आंत में भेजा जाता है और वहाँ से इसका रस निचोड़ लिया जाता है, जिसे हम लोग पाचन तंत्र पोषक तत्व कहते हैं। और उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बड़ी आंत के द्वारा हम लोग कहाँ निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब है वंशागति क्या है, तो माता पिता के से संतानों के गुणों का स्थानांतरण वंशागति कहलाता है। यह प्रक्रिया जीन के माध्यम से होती है। जीन DNA पर स्थिर हो रहता है। जीन जो होता है वो किस पर स्थिर रहता है, DNA पर। वंशागति में समानता और
विविधता उत्पन्न होती है। मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को। चलिए डीएनए का पूरा नाम, तो डीएनए का पूरा नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक। क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं इसको, ठीक है। यह आनुवांशिक जानकारी का वाहक होता है। यह जो होता है आनुवांशिक जानकारी का वाहक होता है। डीएनए कोशिका के नाभिक में पाया जाता है। डीएनए जो होता है किसके? तो कोशिका के नाभिक में पाया जाता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ले जाता है। डीएनए जीन का निर्माण करता है। डीएनए जो है वो किसका निर्माण करता है? जीन का। जीन का निर्माण कौन करता है? डीएनए। हार्मोन क्या है? हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। हार्मोन जो होते हैं वो क्या होते हैं? रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। हार्मोन हमारे शरीर की क्रियाओं को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। ये रक्त के माध्यम से लक्षित अंगों तक पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? रक्त के माध्यम से लक्षित अंगों तक। उदाहरण के लिए इंसुलिन, थायरोक्सिन। अब है जनन के प्रकार। तो जनन जीवों में संतति उत्पन्न यानी कि संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। जनन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन और लैंगिक जनन में नर और मादा भाग लेते हैं, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन में एक ही जीव पर्याप्त है ना। लैंगिक जनन में कम से कम 2 लिंगों की आवश्यकता होती है और अलैंगिक में केवल एक ही जीव पर्याप्त होता है। जनन में से जाति बनती है यानी संतान, मतलब वह जीव जो अपने ही द्वारा, मतलब अपने जैसा ही दूसरी संतान उत्पन्न करता है, उसी को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अब अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो पर्यावरण जीवन के लिए अति आवश्यक है। पर्यावरण जो है जीवन के लिए क्या है? अति आवश्यक है। प्रदूषण से पर्यावरण को हानि पहुंच रही है। पर्यावरण संरक्षण से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। यह भविष्य की पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। वृक्षारोपण और प्रदूषण नियंत्रण आवश्यक उपाय है ना। तो पर्यावरण को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारा ये दायित्व बनता है कि हम जिन संसाधन का आज हम उपयोग कर रहे हैं वो हमें जिस रूप में मिले हैं, हम आने वाली पीढ़ी को या तो उससे बेहतर करके दें और नहीं तो उसी रूप में दें, अन्यथा हमें नुकसान पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। और आप लोग इस बात को समझिएगा, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाते रहिएगा। पेड़ पौधे को नुकसान पहुँचाना अच्छी बात नहीं होती है। चलिए, अगर आप लोग को लगा हो यह वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आप लोग के लिए और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।